साक्ष्य अधिनियम के तहत आपको एविडेंस के काइंड यानी कि साक्ष्य के प्रकार बताए जा रहे थे, जिसमें आपको 6 प्रकार अब तक बताए गए। 6 प्रकार के बाद जो साक्ष्य का 7वां प्रकार हमें देखना है, यानी कि 7वां प्रकार अब देखना है। 7वां प्रकार हम देखते हैं रियल एविडेंस, यानी कि वास्तविक साक्ष्य। वास्तविक साक्ष्य या इसको दूसरी भाषा में कहा जाता है ऑब्जेक्ट या वस्तु साक्ष्य, ऑब्जेक्ट एविडेंस, वस्तु साक्ष्य भी कहा जाता है। या फिजिकल का मतलब ये हुआ कि भौतिक साक्ष्य भी कहा जाता है, भौतिक साक्ष्य भी कहा जाता है, या वस्तु साक्ष्य या भौतिक साक्ष्य। देखिए फिर एक बार, रियल एविडेंस यानी कि वास्तविक साक्ष्य, या ऑब्जेक्ट एविडेंस यानी कि वस्तु साक्ष्य, या फिजिकल एविडेंस यानी कि भौतिक साक्ष्य। देखिए जहाँ तक भारत की बात है, भारत में जो धारा 3 मैं लगातार बता रहा हूँ कि एविडेंस 2 ही प्रकार के भारत में हैं, या तो ओरल यानी कि मौखिक हैं, या दस्तावेजी हो सकता है। इसी 2 प्रकारों को हमने आपका कितने प्रकारों में बांटा था? 8 में से आपका 7वां प्रकार चल रहा है। आपका भौतिक साक्ष्य या वस्तु साक्ष्य किसे कहते हैं, इसके बारे में अब आप डिटेल में देखिए। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बना है। जहाँ तक जो साक्ष्य न्यायालय को प्रत्यक्ष रूप से संबोधित किया जाता है, अर्थात न्यायाधीश या जूरी की ज्ञानेंद्रियों या इंद्रियों को संबोधित किया जाता है, वह एविडेंस रियल एविडेंस कहा जाता है। यानी कि जो साक्ष्य न्यायाधीश या जूरी के इंद्रियों को प्रत्यक्ष रूप से संबोधित किया जाता है, उसे रियल एविडेंस कहा जाता है। इसमें आपका अर्थात इसके अंतर्गत भौतिक पदार्थों को, यानी कि जो भौतिक पदार्थ हैं, फिजिकल पदार्थ हैं, उसको न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है। यानी कि जो भौतिक पदार्थ हैं, इस पदार्थ को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है। ये जो भौतिक पदार्थ होता है, या तो ये निर्जीव हो सकता है, याद रखिएगा, या तो ये निर्जीव हो सकता है या सजीव भी हो सकता है। यानी कि जो न्यायालय में भौतिक पदार्थ पेश किया जा रहा है, ये आपका या तो निर्जीव हो सकता है या सजीव हो सकता है। अब निर्जीव का 3-4 उदाहरण हमें देखना है। निर्जीव का 3-4 उदाहरण हमें देखना है, और फिर सजीव का 3-4 उदाहरण देखना है। देखिए पहले निर्जीव का उदाहरण देखा जाए। जैसे कि जिस चाकू से वार किया गया था, वह चाकू न्यायालय में पेश किया जाना, अर्थात न्यायालय में वह चाकू पेश कर दिया जाना जिस चाकू से हमला हुआ था, इसे आपका रियल एविडेंस कहा जाएगा। आपका जिस बंदूक से गोली चली थी, वह बंदूक न्यायालय के सामने पेश कर दिया जाना, जिस कह सकते हैं कि लाठी से या जिस लाठी से वार किया गया था, वह लाठी न्यायालय के सामने पेश करना, या
खून से सने कपड़े, खून से सने जो कपड़े हैं वह पेश कर दिया जाना इत्यादि। ये जो मैं उदाहरण रियल एविडेंस का बता रहा हूँ, ये उदाहरण आपका निर्जीव पदार्थ को लेकर हैं। अब आइए रियल एविडेंस में सजीव पदार्थों को भी पेश किया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में सजीव पदार्थों को पेश किया जाए साक्ष्य के रूप में। अब तो सजीव पदार्थों को कम पेश किया जाता है, लेकिन प्राचीन काल में बहुत ज़्यादा पेश किया जाता था। ये पहले कुत्ता पर ही देखा जाए। एक कुत्ता कई लोगों को काट चुका था। उस कुत्ते का नेचर जानने के लिए, प्रकृति जानने के लिए न्यायालय में उस कुत्ते को स्वयं पेश कर दिया गया। अब ये पूछा जाएगा कि कुत्ता पेश हो गया न्यायालय में कुत्ते की प्रकृति जानने के लिए, तो ये कौन सा साक्ष्य होगा? तो ये रियल एविडेंस होगा, वास्तविक या वस्तु साक्ष्य कहलाएगा। जैसे कि भेड़, बकरी, गाय, भैंस, बैल, बत्तख, मुर्गा, मुर्गी, हाथी इत्यादि जानवरों को जब न्यायालय में पेश किया जाता है तो वह रियल एविडेंस कहलाता है। अब समस्या ये देखिए कहाँ आती है अच्छे से। जो आगे अब बताया जाए वही कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण है, उसी को आपको अच्छे से जानना है। देखिए अगला पॉइंट जो इस पर बताया जा रहा है, कंपटीशन में ज़्यादातर वही पॉइंट कवर करता है। जब भी रियल एविडेंस पढ़िएगा आप साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 पढ़िएगा और फिर साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 का प्रोविजो या परंतुक पढ़िएगा। परंतुक पढ़िएगा। आइए धारा 3 देखा जाए। धारा 3 में साक्ष्य को परिभाषित किया गया है और साक्ष्य को भारत में केवल 2 प्रकारों में बांटा गया है, या तो ओरल एविडेंस अर्थात मौखिक साक्ष्य या दस्तावेजी। अब ये पूछेगा पहला क्वेश्चन, क्या रियल एविडेंस भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अलग से दिया गया है? तो भारत में जहाँ तक बात है या तो साक्ष्य मौखिक होगा या दस्तावेजी। कहीं भी भारत में रियल एविडेंस का प्रयोग नहीं किया गया है, ये याद रखिए। लेकिन इंग्लैंड में रियल एविडेंस को अर्थात वास्तविक साक्ष्य को 3rd कैटेगरी का साक्ष्य या तृतीय श्रेणी का साक्ष्य का दर्जा प्राप्त है। फिर एक बार देखिए, इंग्लैंड में आपका रियल एविडेंस को तृतीय श्रेणी का साक्ष्य कहते हैं। प्रथम श्रेणी इंग्लैंड में हो गई मौखिक, दूसरी हो गई दस्तावेजी और तृतीय कैटेगरी हो गई आपका रियल एविडेंस। लेकिन जहाँ तक भारत की बात है, चूँकि भारत में या तो साक्ष्य मौखिक होगा या दस्तावेजी, अलग से भारत में 3rd कैटेगरी का प्रावधान नहीं किया गया है। यानी कि भौतिक साक्ष्य को या तो मौखिक साक्ष्य में सेट किया जाएगा या दस्तावेजी। यही क्वेश्चन ज़्यादातर गलती होती है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सही करने का तरीका क्या है। रियल एविडेंस या भौतिक साक्ष्य मौखिक साक्ष्य भारत में कहलाएगा कि दस्तावेजी? इसका जो उपाय है या इसका जो निष्कर्ष है या इस समस्या का समाधान एविडेंस की धारा 60 का प्रोविजो करेगा अर्थात परंतु करेगा। धारा 60 का परंतु
ये बता देता है। अच्छे से इसको तैयार रखिएगा कि यदि दस्तावेज से भिन्न, यदि दस्तावेज से भिन्न किसी भौतिक पदार्थ को किसी भौतिक पदार्थ को न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किया जाता है, तो वह भौतिक जो पदार्थ होगा वह आपका मौखिक साक्ष्य ही माना जाएगा। अच्छे से इसको देखिए। अगर कोई अगर दस्तावेज से भिन्न किसी भौतिक पदार्थ को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, तो वह भौतिक जो पदार्थ होगा वह दस्तावेजी साक्ष्य न मानकर उसे मौखिक साक्ष्य या ओरल एविडेंस माना जाएगा। अब समस्या ये आई कि जो वास्तविक साक्ष्य हैं, रियल एविडेंस हैं, भारत में इसे क्या माना जाएगा? तो अच्छे से ये क्वेश्चन बार बार आता है। भारत में इसे ओरल एविडेंस माना जाएगा। अगर कोई पूछे कि क्यों ओरल एविडेंस माना जाएगा, तो आप जवाब दीजिएगा धारा 60 के प्रोविजो में ये बात स्पष्ट रूप से बताई गई है। यानी कि जो भौतिक पदार्थ चाहे सजीव हो या निर्जीव, जो डॉक्यूमेंट से भिन्न है, अगर न्यायालय के इंस्पेक्शन के लिए, न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किया जाता है, तो धारा 60 का प्रोविजो ये बता देता है कि उसे ओरल एविडेंस या मौखिक साक्ष्य कहा जाएगा। यानी कि इंग्लैंड में पूछे रियल एविडेंस तो थर्ड कैटेगरी का साक्ष्य मारिएगा, और भारत में पूछे तो मौखिक साक्ष्य आपको मारना है। देखिए, इसकी आलोचना भी की जाती है रियल एविडेंस की। ये कहा जाता है कि भौतिक पदार्थों का साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि भौतिक पदार्थों के कारण न्यायालय की जो निष्पक्षता है वह प्रभावित हो सकती है। अर्थात अगर एक उदाहरण देखिए, अगर किसी कुत्ते को पेश किया गया और कुत्ता जज साहब पर ही भौंक कर कूद गया जज साहब पर, तो जज साहब को ये लगेगा कि वास्तव में ये कुत्ता खतरनाक है और इसे दंड देना चाहिए। तो ऐसी दशा में ये आलोचना कहिए कि माना जाता है कि इन वस्तुओं को पेश न किया जाए तभी अच्छा होगा, लेकिन पेश किया जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। आइए 8वां प्रकार देखा जाए। प्री मेंस इंटरव्यू सबके लिए महत्वपूर्ण है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य, परिस्थिति जन्य साक्ष्य, परिस्थिति जन्य साक्ष्य, ये भी आपका काफ़ी पूछा जाता है। प्री मेंस इंटरव्यू तीनों में आपका पूछा जाता है। अब देखिए, आपका परिस्थितिजन्य साक्ष्य के बारे में पहले क्वेश्चन क्या बनता है और कैसे आप सॉल्व करेंगे। परिस्थितिजन्य साक्ष्य की पहले हम परिभाषा देखेंगे कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य की परिभाषा पहले हम देखेंगे। फिर परिस्थितिजन्य साक्ष्य का एक उदाहरण हम बताएंगे। उदाहरण में आपका केस जो हम बताएंगे, आर वर्सेज रिचर्डसन, आर बनाम रिचर्डसन का केस हम बताएंगे। फिर आपका जो विद्वान का कोटेशन है, यानी कि पाबी महोदय एक विद्वान हैं, उनका कोटेशन पढ़ना है।
यानी कि पाबी महोदय का भी कोटेशन पढ़ना है। फिर आपका परिस्थिति जन साक्ष्य में जो केस पढ़ना है वह केस है आपका जो पंचशील का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, शारदा विरधि चंद्र शारदा केस है। शारदा विरधि चंद्र शारदा का केस पढ़ना है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। पंचशील का सिद्धांत। फिर आपको धनंजय चटर्जी का केस पढ़ना है। धनंजय चटर्जी का केस पढ़ना है। फिर आपको जो पढ़ना है वह पढ़ना है बलबीर सिंह का केस। बलबीर सिंह का केस, बलबीर सिंह का केस हम पढ़ेंगे। कम से कम इतनी बातों को, और फिर आपका परिस्थिति जन साक्ष्य की कमजोरी दिखाएंगे, यानी कि आलोचना करेंगे। परिस्थिति जन साक्ष्य की आलोचना करेंगे। आइए सरकमस्टेंशियल एविडेंस या परिस्थिति जन साक्ष्य होता क्या है, इसको एक एक करके देखा जाए। पहली बात, कहाँ परिभाषित किया गया है, तो परिस्थिति जन साक्ष्य को कहीं भी साक्ष्य अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है, तो हम अपनी परिभाषा बनाएंगे। उदाहरण अभी हम बताएंगे पढ़ाते समय। आर बनाम रिचर्डसन का केस जो है ये परिस्थिति जन साक्ष्य के बारे में अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। पाबी महोदय के कोटेशन को याद रखना है। पाबी महोदय ने ये कहा था कि मनुष्य झूठ बोल सकता है लेकिन परिस्थितियां नहीं, अर्थात मनुष्य भले ही झूठ बोल दे लेकिन परिस्थितियां या कंडीशन झूठ नहीं बोलती हैं। फिर आपका शारदा विरधि चंद्र शारदा का केस वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस याद रखना है। यहाँ भी आपका पूछा जाता है, देखिए क्या पूछा जाता है। परिस्थिति जन साक्ष्य के बारे में किस केस में पंचशील का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। अगर ये क्वेश्चन पूछे तो शारदा विरधि चंद्र शारदा मारेंगे। या 5 स्वर्णिम सिद्धांत, यानी कि अगर ये पूछे कि किस केस में परिस्थिति जन साक्ष्य के बारे में 5 स्वर्णिम गोल्डन प्रिंसिपल, 5 गोल्डन प्रिंसिपल या 5 स्वर्णिम सिद्धांत, तब भी शारदा चंद्र विरधि का मारेंगे। और फिर पूछ दे कि शारदा चंद्र विरधि का केस किससे संबंधित है, तो डीडी से संबंधित है, अर्थात मृत्युकालिक कथन यानी कि डाइंग डिक्लेरेशन से धारा 32(1) में। फिर आपका पूछ दे कि गोल्डन रूल यानी कि गोल्डन प्रिंसिपल परिस्थिति जन साक्ष्य के बारे में किस केस में प्रतिपादित किया गया, तो अच्छे से तैयार रखिए। शारदा विरधि चंद्र शारदा। इसके बाद आपका धनंजय चटर्जी का केस पढ़ना है। आपका धनंजय चटर्जी के केस में उच्चतम न्यायालय ने ये स्पष्ट बता दिया कि परिस्थिति जन साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। और बलबीर सिंह के केस में ये भी बता दिया गया कि जो परिस्थितियां न्यायालय में साबित की गई हैं उस परिस्थितियों से केवल एक निष्कर्ष निकले, उस कंडीशन में केवल एक ही निष्कर्ष निकलता हो कि इस व्यक्ति ने ही यानी कि अभियुक्त ने ही ये अपराध किया होगा।
देखिए अभी आपका एरिया कहाँ कहाँ कवर करना है। अब कई लोग पूछते हैं कि परिस्थितिजन जो साक्ष्य हैं किस धारा में सुसंगत हैं। तो किसी एक धारा में ये नहीं कवर होगा, ये कई धाराओं में कवर होगा। 5 में भी आएगा, 6 में भी, 7 में भी, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, अर्थात तमाम धाराओं में इसके कुछ कुछ सिद्धांत मिलेंगे। एक धारा में नहीं है, मैं फिर बता दूं। आइए अब एक एक करके इनको डिटेल में हम देखते हैं। अभी आपका एरिया कवर कराई गई कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में आपको क्या क्या पढ़ना है। वैसे प्री में यहाँ से ही क्वेश्चन आ जाना चाहिए। ये लगातार ये क्वेश्चन मेंस में भी आ रहा है। मेंस के लिए भी ये क्वेश्चन अच्छे से आपको तैयार रखना पड़ेगा। आइए परिस्थितिजन साक्ष्य के बारे में एक एक छोटी छोटी बातें देखा जाए। उसके बाद केस में क्या हुआ था वो बताया जाएगा और तब एक दो उदाहरणों को आपको बताया जाएगा। देखिए जहाँ तक परिस्थितिजन साक्ष्य की परिभाषा की बात है, पहले हम परिभाषा से कवर करेंगे, अर्थात डिफिनीशन से कवर करेंगे। देखिए परिस्थितिजन साक्ष्य को भारतीय साक्ष्य अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। तो आखिर परिस्थितिजन साक्ष्य होता क्या है ये देखना है। तो जो साक्ष्य सीधे विवादास्पद तथ्य को साबित नहीं करते बल्कि परिस्थितियों द्वारा यह प्रकट करते हैं कि विवादक तथ्य सही हैं, उन्हें परिस्थितिजन साक्ष्य कहा जाता है। यानी कि जो फैक्ट डायरेक्ट रूप से फैक्ट इन इशू को प्रूफ तो नहीं करते लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन बताते हैं, कुछ ऐसी हालात बताते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां बताते हैं जिनके द्वारा ये प्रूफ किया जाता है कि ये जो विवादक तथ्य हैं सही हैं, उन्हीं को आपका परिस्थितिजन साक्ष्य कहा जाता है। परिस्थितिजन साक्ष्य का सहारा तब लिया जाता है जब किसी मामले में कह सकते हैं कि डायरेक्ट एविडेंस या प्रत्यक्ष साक्ष्य मिलना मुश्किल होता है। जैसे वर्तमान समय में चल रहा है, सुशांत सिंह राजपूत का केस चल रहा है। कोई घटना देखा नहीं है कि वह कैसे मरे, अतः सीबीआई इसमें लगी है कि वह कैसे मरे। अगर सीबीआई को कुछ क्लू मिलता है तो प्रत्यक्ष साक्षी आई विटनेस कोई नहीं होगा, ये भी सही है। तो कुछ सीबीआई परिस्थितियों का सहारा लेगी, कुछ हालात का सहारा लेगी, कंडीशन का सहारा लेगी और उस कंडीशन को न्यायालय में प्रूफ करना पड़ेगा और उस कंडीशन से केवल एक ही निष्कर्ष निकलता हो कि इस व्यक्ति ने इनकी हत्या की। तो अभी जांच का विषय है, आगे आपको और जैसा होगा बताया जाएगा। किसी भी तथ्य को परिस्थितिजन साक्ष्य के आधार पर साबित करने हेतु 4 बातें न्यायालय में साबित किया जाना आवश्यक है। यानी कि ये जो 4 बातें बताई जा रही हैं ये परिस्थितिजन साक्ष्य के एसेंशियल एलिमेंट कहिए या आवश्यक तत्व कहिए या एसेंशियल एलिमेंट कहिए। पहला देखिए क्या है, वे परिस्थितियां जिनसे निष्कर्ष निकाला जा रहा है पूर्ण रूप से स्थापित होनी चाहिए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जिन परिस्थितियों के आधार पर
आप अनुमान लगा रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, उन परिस्थितियों को पूर्ण रूप से न्यायालय में प्रूफ किया जाना चाहिए, साबित किया जाना चाहिए। आधा अधूरा नहीं, यानी कि हालात में जो साबित कर रहे हैं कहीं भी कोई छिद्र या गैप न हो। दूसरा, इस प्रकार स्थापित समस्त परिस्थितियां एक साथ मिलकर, यानी कि पूरी कंडीशन एक साथ मिलकर कह सकते हैं केवल अभियुक्त के अपराध के अनुमान से संगत होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी परिस्थितियां अभियुक्त द्वारा किए गए उस अपराध से रिलेटेड हो, यानी कि संबंधित होनी चाहिए उस अपराध से। तीसरा यह है कि परिस्थितियों की प्रकृति एवं प्रवृत्ति, यानी कि परिस्थितियों की प्रकृति यानी कि नेचर एवं प्रवृत्ति का मतलब टेंडेंसी, यानी कि परिस्थितियों की प्रकृति तथा प्रवृत्ति निश्चायक यानी कि अकाट्य हो। इसका मतलब उन परिस्थितियों के अलावा दूसरी परिस्थिति विद्यमान न हो या दूसरी परिस्थिति दिखाई न दे, ये निश्चायक हो। और चौथा आवश्यक तत्व है कि परिस्थितियों को नैतिक निश्चितता के लिए प्रत्येक अनुमान का परित्याग करना चाहिए, केवल उनको छोड़कर जिनको साबित करना है या प्रमाणित करना है। यानी कि नैतिक निश्चितता के लिए प्रत्येक अनुमान का परित्याग करिए, केवल उसी पर अनुमान लगाइए जिसे न्यायालय में साबित करना है, यानी कि प्रूफ करना है। यदि ये चार बातें साबित हो जाती हैं तो ये माना जाएगा कि परिस्थितियां साबित हो गई और इस आधार पर अभियुक्त को सज़ा दी जा सकती हैं, पनिशमेंट दी जा सकती है। अब इसी में केस आपको देखना है, शारदा विरधी चंद्र शारदा वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के वाद में पंचशील का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। परिस्थिति जनसाक्ष्य के आवश्यक तत्वों को बताया गया। अब आइए परिस्थिति जनसाक्ष्य की विश्वसनीयता अर्थात सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर क्यों बिलीव किया जाता है, अर्थात परिस्थिति जनसाक्ष्य पर क्यों विश्वास किया जाए। परिस्थिति जनसाक्ष्य पर विश्वास करने का कारण या पीछे तर्क देना पड़ेगा। तो एक विद्वान पाबी महोदय थे, विद्वान थे, अच्छे से इसको तैयार रखे। विश्वसनीयता पाबी महोदय के कथन पर ही परिस्थिति जनसाक्ष्य की विश्वसनीयता निर्भर करती है। पाबी महोदय ये कहते हैं कि साक्षी झूठ बोल सकता है, यानी कि जो गवाह हैं, जो विटनेस हैं, जो गवाह हैं, ये झूठ बोल सकता है, लेकिन परिस्थितियां नहीं। इसका मतलब इनका ये कहना है कि मनुष्य झूठ भले बोल दे, लेकिन परिस्थितियां झूठ नहीं बोलती हैं। इस आधार पर परिस्थिति जनसाक्ष्य को साक्ष्य में स्वीकार किया गया है। आपका इसके बाद आपका कह सकते हैं कि कुछ केस आप लिखेंगे, कुछ केस पढ़ना है। आइए एक एक केसों को अच्छे से देखा जाए। पहला केस आपका पढ़ना है
बलविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य, ये भी याद रखिएगा। बलविंदर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, यानी कि पंजाब राज्य। बलविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य के वाद में उच्चतम न्यायालय ने ये बता दिया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर जो निष्कर्ष निकलता है, जो अनुमान निकल रहा है, जो निष्कर्ष निकल रहा है, वह अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध से एक तो संबंधित हो, और जो निष्कर्ष निकल रहा हो केवल एक ही निष्कर्ष निकल रहा हो, दो नहीं, यानी कि दो संभावना नहीं, केवल एक ही अनुमान निकल रहा है। वह अनुमान ये है कि इस व्यक्ति ने इस अपराध को किया, और ऐसा अनुमान बिना किसी संदेह को हो, यानी कि युक्त संदेह से परे होना चाहिए। यानी कि जो भी निष्कर्ष निकले उससे केवल एक निष्कर्ष निकले, एक कि अभियुक्त ने अपराध किया, और उस निष्कर्ष में कहीं भी कोई कह सकते हैं संदेह न रहे। दूसरा केस आता है धनंजय चटर्जी। धनंजय चटर्जी वर्सेज पश्चिम बंगाल राज्य, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल राज्य का आता है। इस केस में देखिए क्या हुआ था। एक गार्ड था, अच्छे से देखिए, एक गार्ड था। गार्ड अपना एक 13 साल की लड़की लिफ्ट में चढ़ती है। तत्पश्चात वह गार्ड भी लिफ्ट में चढ़ता है। लड़की अकेले रहती है, गार्ड केवल रहता है उस लिफ्ट में। गार्ड के मन में दुर्भावना आती है, वह लड़की से दुराचार का प्रयास करता है। लड़की इसका विरोध करती है, और इसी दौरान वह लड़की का गला और मुंह दबा देता है, गला भी दबा देता है, ताकि ये बोल न पाए, चिल्ला न पाए। और इस गला का दबाने के कारण उस लड़की की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद वह गार्ड उतरकर चला जाता है लिफ्ट से। तब बाद में लोगों द्वारा पुलिस को सूचित किया जाता है कि ये लड़की लिफ्ट में मरी हुई पाई गई है। ये पुलिस आती है, अपना FIR दर्ज होता है, और कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। ये केस जो है, आप ये कहिए कि बाल का खाल निकालना तो सबसे अच्छा केस है, जिसमें कहा जाता है कि पुलिस तो बाल का खाल तक निकाल लेती है। अब देखिए इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। घटनास्थल से कुछ बाल मिले थे, कुछ हेयर या बाल मिले थे। उस जो बाल वहाँ मिला था, उस बाल को लैब में भेजा गया DNA टेस्ट के लिए भेजा गया। और जब DNA टेस्ट हुआ तो वह बाल और DNA टेस्ट आपका निकला उस गार्ड का, यानी कि धनंजय चटर्जी का। और यानी कि कोई व्यक्ति घटना को देखा नहीं था, लेकिन अभियोजन ने जितनी हालातों को और जो मेडिकल रिपोर्ट थी उसको प्रस्तुत किया, उससे केवल एक ही निष्कर्ष निकला कि इस घटना को अंजाम धनंजय चटर्जी ने दिया है। दो निष्कर्ष नहीं निकले। बाल भी मैच कर गया DNA से, कह सकते हैं जो एक बाल मिला था, माने जो बाल मिला था लिफ्ट में, और वह अभियुक्त का ही निकला। मृत्युदंड दिया गया
सुप्रीम कोर्ट ने भी मृत्युदंड की पुष्टि की और अंत में धनंजय चटर्जी को फांसी पर लटका दिया गया। तो ये केस ये बताता है कि परिस्थिति जन साक्ष्य के आधार पर आप कह सकते हैं कि मृत्युदंड भी न्यायालय दे सकता है। आइए अंत में हमें देखना है परिस्थिति जन साक्ष्य की कमजोरी या आलोचना। परिस्थिति जन साक्ष्य की आलोचना या कमजोरी क्या है, यानी कि इसकी कमजोरी क्या है, यानी कि आलोचना देखना है। आलोचना 2 करिएगा कम से कम मेंस में, पहली और दूसरी मैं बता रहा हूँ। पहली आलोचना ये दिखाइएगा कि जो व्यक्ति परिस्थितियों का साक्ष्य दे रहा होता है उसने घटना स्वयं देखी नहीं होती, अतः उसके द्वारा झूठ बोलने की संभावना अधिक होती है। चूँकि व्यक्ति घटना अपनी आँखों से देखा नहीं है, अतः झूठ बोल सकता है फंसाने के लिए लोगों को। और आपका परिस्थिति जन साक्ष्य के आधार पर केवल एक कल्पना की जाती है, केवल एक अनुमान लगाया जाता है, प्रिजम्पशन किया जाता है, और ये अनुमान जो है गलत भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। लेकिन इन कमियों के होने के बावजूद भी परिस्थिति जन साक्ष्य को साक्ष्य में स्वीकार किया गया है। अब आइए एक उदाहरण हम लास्ट में बताते हैं जहाँ की परिस्थिति जन साक्ष्य की कमजोरी दिखाएंगे। और देखिए आपका परिस्थिति जन साक्ष्य में एक कमजोरी भी दिखाना है। देखिए एक उदाहरण, मान लीजिए ये मकान है, दरवाज़ा इधर हो गया, ये डोर हो गया, दरवाज़ा हो गया, इधर आपका ऊपर ग्रिल है, यानी कि इधर ऊपर आपका कह सकते हैं खिड़की लगी है, आपका जंगला लगा है। एक व्यक्ति, इस घर में एक औरत रहती है, औरत रहती है, ये एक व्यक्ति है, घर में घुसा, घर में औरत से मिला, फिर बाहर निकला। आधा घंटा बाद, यानी कि आधा घंटा बाद ये पता लगा कि उस औरत की किसी ने हत्या कर दी। लोगों ने एक को ही जाते हुए घर में देखा था और आते हुए देखा था, उसके बाद कोई भी व्यक्ति इस घर में प्रवेश नहीं किया। चारों तरफ से घर बंद था। ए पर आरोप लगा और अंत में ए को सज़ा दे दी गई परिस्थिति जन साक्ष्य के आधार पर कि तुम्हारे अलावा इस घटना को कोई अंजाम दे ही नहीं सकता। लेकिन बाद में ये पता लगता है कि एक व्यक्ति भी इस ग्रिल को उठाकर खिड़की के उसी बीच में अंदर घुसा था, औरत की हत्या किया, इसी से बाहर निकल आया और वैसे ही आपका खिड़की बंद कर दिया था। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि परिस्थितियां से केवल अनुमान लगाया जाता है। हो सकता है परिस्थितियां से जो अनुमान निकला हो वह गलत भी हो, गलत हो सकता है। इसीलिए न्यायालय को परिस्थिति जन साक्ष्य के आधार पर सज़ा देने में सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे सुशांत सिंह राजपूत का केस है, सीबीआई जितनी खिड़की लगी हैं सबकी जांच कर रही हैं कि ये न हो कि अभियुक्त खिड़की से नीचे उतर गया हो, या तो एक एक छोटी छोटी बातों की जांच की जा रही है। इस प्रकार आपका आज का लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।